आज हम शुरू कर रहे हैं मनु। मनु का जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो मनुस्मृति था। मनुस्मृति जो है वो 12 अध्यायों में विभक्त था। मनुस्मृति जो मनु का ग्रंथ था उसमें राज्य की उत्पत्ति के विषय में, संप्रभुता के विषय में, राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा की गई है। मनुस्मृति में मनु ने राज्य की उत्पत्ति के विषय में कहा कि मनु ने राज्य को देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादित किया और मनु का जो मत है वो था कि इस संसार में राज्यों के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया। इस तथ्य से ये व्यक्त होता है कि मनु ने या मनु के अनुसार राजा या राज्य को पर्यायवाचक शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु सत्ता के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करता। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की भयानक अवस्था की कल्पना करके यह स्पष्ट कर दिया था कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। मनु ने कहा कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। मनु का कथन था कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। मनु के अनुसार ये राजा देखने वालों के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान स्तब्ध करता है, अतः पृथ्वी पर कोई भी उसे देखने में समर्थ नहीं। राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनु ने राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है। इसका प्रभाव अशून्य है। मनु ने जो राजा है उसके लिए कहा है कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजा अग्नि चीर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थापक अर्थ में प्रयोग करते हुए स्पष्ट किया कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं, ये पितु राज्य सत्ता का है। मनु का कथन है कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान न करे, क्योंकि ये वस्तुतः मनुष्य के रूप में देवीय शक्ति का प्रतिनिधि है। मनु ने जो राज्य है उसकी उत्पत्ति देवी सिद्धांत से मानी और राजा में ईश्वर के जो गुण है वो निवास करते हैं और जनता है वो राज्य का या राजा का अपमान इसलिए नहीं करती क्योंकि उसमें उस ईश्वर का निवास होता है। और मनु का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति था। अब हम चर्चा करते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। राज्य के लिए 7 जो सप्तांग सिद्धांत है वो आवश्यक है, उसके बारे में मनु ने चर्चा करी। मनुस्मृति में राज्य के सावेक स्वरूप का वर्णन किया गया। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया एवं राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की। पहला स्वामी जिसे राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा पुर, किला या परकोटा, खाई आदि से सुरक्षित राजधानी, चौथा राज्य, पांचवा कोष, छठा दंड,
सातवां मित्र, पहला है स्वामी। मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्व के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना। मंत्री मनु का मत है कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। मंत्री को राज्य की प्रकृतियों में स्थान देकर मनु ने स्पष्ट कर दिया कि शासन की शक्ति राजा की निजी शक्ति नहीं, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। मनु ने मंत्रियों के लिए आवश्यक गुण और योग्यता का भी विस्तार से वर्णन किया। तीसरा, पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की। मनु ने दुर्ग की कई श्रेणियां यथा धनवंत दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग एवं गिरि दुर्ग का उल्लेख किया। राज्य के अंग में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया। कौटिल्य ने भी जनपद को राज्य का एक अंग बताते हुए जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाले जनता दोनों को सम्मिलित किया। कोष, राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया। मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होने पर ही वह प्रजा की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करने के दायित्वों की पूर्ति कर सकता है। दंड या सेना को मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए अनिवार्य माना। मनु ने सेना के अनेक अंगों तथा हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदातिक सेना का उल्लेख किया तथा राजा को परामर्श दिया कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ बनाकर राज्य की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार कर उसके दो तथ्यों की ओर संकेत किया। पहला, ये कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे दूसरे राज्य से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। दूसरा, ये कि राज्य को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृति में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की। राज्य की जो ये 7 प्रकृतियां हैं, उनके विवेचन से स्पष्ट है कि सप्तांग सिद्धांत वास्तव में राज्य की प्रकृति को समझने के लिए पूर्ण आधार माना जाता है। मनु ने राज्य की संरचना और उसकी गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक साधनों को ही राज्य के अंग प्रकृति का नाम दिया। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की प्रकृति के विश्लेषण के लिए राज्य के उद्देश्य, उसके कार्यक्षेत्र व संप्रभुता आदि तत्वों पर विचार किया जाना आवश्यक है। राज्य के इन सभी अंगों के तुलनात्मक महत्व के संबंध में मनु का दृष्टिकोण स्पष्ट है। उसका मत है कि प्रत्येक प्रकृति को उसके पश्चात दी गई प्रकृति की तुलना में अधिक महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। अर्थात राज्य का शीर्ष तक स्वामी राजा को स्वीकार किया जाना चाहिए। राजा द्वारा राज्य कार्य हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग के रूप में मंत्री को स्थान दिया जाना चाहिए। इन दोनों के द्वारा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य प्रकृतियों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य की प्रकृति की तुलनात्मक वरीयता का निर्धारण करते हुए मनु ने इन सभी प्रकृतियों की पारस्परिकता को व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिदंड
के समान परस्पर संबंध होने के कारण समस्त प्रकृतियां एक दूसरे पर निर्भर है तथा इसमें से प्रत्येक राज्य के लिए अत्यावश्यक है। मनु ने कहा कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से होना संभव हो तो उस प्रकृति को उसे विशिष्ट कार्यों के संदर्भ में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।